चलिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, सुप्रभात, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया फैला हुआ है। तो आप सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के सामने या आपके साथ कह सकते हैं कि हमने चर्चा किया था बाल अधिकार का, ठीक है। अब बाल अधिकार में कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को रखा था। अब उसके आगे जो है आप लोगों को पढ़ना है, जो मैंने बता रखा था कि उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के अंतर्गत मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा सभी के लिए जो शिक्षा परियोजना तथा बेसिक शिक्षा जो निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जो सार्वजनिकरण हेतु जो बाल अधिकारों की घोषणा की गई है, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया गया है जो निम्नलिखित है और आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। कह सकते हैं कि कक्षा 8 तक, 1 से लेकर के कक्षा 8 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आप वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चे क्या है, निःशुल्क उनको पाठ्य पुस्तक प्रदान किया जा रहा है। विद्यालय में ही वो बच्चों को पाठ्य पुस्तक दी जाती है और पढ़ करके जब उनका वो सत्र पूरा हो जाता है तो वही पुस्तक वो क्या करते हैं, विद्यालय में जमा कर देते हैं, ताकि जो नया विद्यार्थी है उनको वो फिर से पुनः निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किया जाए, जिससे उसकी भी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। तो ये व्यवस्था की गई है और ये कक्षा 8 तक कहीं ना कहीं किया जाता है। तीसरी बात है, प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया गया है। आप देखे होंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था भी की जा रही है या की गई है। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों की विद्यालय में बच्चों को आकर्षित करने के लिए या विद्यालय में लाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ये योजनाएं बनाई हुई हैं, जिससे अधिकांशतः बच्चे, उनका एक परिभाषा है ना शिक्षा में कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो अगर बच्चे स्वस्थ भोजन करेंगे, स्वस्थ अगर खाना खाएंगे, समय समय पर उनको भोजन मिलता रहेगा, तो उससे बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो विद्यालय जाएंगे। उसके लिए बाकायदा आप देखे होंगे उनको पहले के समय में तो अपना थरिया बर्तन लेके जाते थे, आज उनको बर्तन भी दिया जाता है, ठीक है। और उसी विद्यालय में वो सारे भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। कक्षा अध्यापक जो होता है उसका पहले टेस्ट करता है, निरीक्षण भी करता रहता है साथ साथ में, और क्या बन रहा है वो पूरा का पूरा मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट वो दीवालों पे ही छपा रहता है ना। सोमवार से लेकर के शनिवार तक का पूरा जो है वो चार्ट बना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको भोजन बनाया जाता है। कुछ विद्यालयों में तो आज वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जहाँ पर ऐसी जैसे महिलाएं भोज्य पदार्थ बनाने के लिए नहीं नियुक्त की गई हैं, तो वहाँ कहीं और जगह से भोजन बनाया जाता है और बाकायदे उसकी डिब्बा बंदी करके या फिर बड़े बड़े बर्तनों में उसको भर करके साधन के या गाड़ियों के माध्यम से वो आता है और विद्यालय में उतरता है और बच्चों को दिया जाता है, ताकि
इसी मध्याह्न भोजन की वजह से भी बच्चे बहुत सारे पढ़ने आते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो न्यून स्तर के हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि अपने बच्चों को कृषि में या किसी ऐसे जगहों पे जो रोजगार परक है तो वहाँ पे लगा देते हैं और कहते हैं कि साहब बहुत गरीब हैं, बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, कुछ 4 पैसा कमा रहा है तो हम भेजेंगे नहीं, खाने को तो भी शाम को चाहिए। ये समस्याएं हैं हमारे हिंदुस्तान में ना, तो इसलिए क्या किया गया है कि भैया मध्याह्न भोजन रहेगा तो खाने का अभिभावक पे अतिरिक्त भार नहीं आ रहा है, उसको स्कूल में ही मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है ना, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, पाठ्य पुस्तक दी जा रही है, और बालिकाओं को आप देखेंगे आगे एक पॉइंट है, बालिकाओं को यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था दी जा रही है। तो उससे जो अभिभावक का अतिरिक्त भार है वो हट जाता है, तो इसलिए बच्चों को वो पढ़ने के लिए विद्यालय भेजता है। तो ये बात कही गई है। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय शिक्षक व 2 शिक्षा मित्रों की तैनाती किया हुआ है। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की भी नियुक्ति की गई है, जिसके आप आज देखेंगे अगर तो जो मानक है उसमें प्राथमिक विद्यालयों में कि बीएड हो, बीटीसी हो ना, अब उसके अनुसार सी टेट, यूपी टेट ना, फिर उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई होते हैं, उसके आधार पर यह चयन प्रक्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें टीचरों की नियुक्ति की जाती है, तो उसमें गुणवत्ता भी होता है ना। और उसके साथ साथ वो जो शिक्षक होते हैं और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक प्रधानाध्यापक भी होता है शिक्षक के साथ। ठीक, और 2 शिक्षा मित्रों की जो जिस ग्राम सभा में या जिस ग्राम सभा के अंतर्गत वो विद्यालय आ रहा है उसी ग्राम सभा से 2 शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की नियुक्ति की जाती है, ताकि वो समय समय पर आकर के विद्यालय खोलना, साफ सफाई करवाना और बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान भी करते हैं, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, बढ़ाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 1 से 5 तक के सभी बालिकाओं को क्या करना है, निःशुल्क यूनिफॉर्म देना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े विकास खंड है, जैसे होता है ना कि कुछ तो ऐसा एरिया है जो कि जहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, ठीक है, कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर विकास का स्तर बहुत नीचे होता है, तो वहाँ के लोगों को क्या करना है, 1 से लेकर के 5 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क बालिकाओं को यूनिफॉर्म देने की बात इस घोषणा पत्र में की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और, आज आप देख रहे होंगे पहले के समय में खाकी चलता था यूनिफॉर्म, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता था, फिर उसके पश्चात और ड्रेस आ गया जो कि चितकाबर सा रहता था, तो बच्चे उतना देख देख के जो सीबीएसई बोर्ड का ड्रेस है, टाई बेल्ट या ऐसा कुछ, या फिर आजकल लोअर टी शर्ट कलरफुल, जिसको देख करके वो समझते हैं कि अरे हमसे ज़्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो ऐसी भावना ना आए, इसलिए आज सरकारी स्कूलों में आप देखे होंगे कि उनका भी ड्रेस समय समय पर चेंज हो रहा है। पहले खाकी था, फिर उसके बाद रेड कलर का था, आज बच्चे लोअर टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, वो भी रंग बिरंगे पहन के जा रहे हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है ना, बना दिया जाता है हाउस, भाभा हाउस, रेड हाउस ना, येलो हाउस, ऐसा कुछ, तो उसी तरीके से यहाँ सरकारी स्कूलों में भी बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पहले टाटपट्टी बैठते थे या फिर घर से अपना बोरी लेके जाते थे, उस पर बैठते थे, लेकिन आज वर्तमान समय पे बैठने की बाकायदा टाटपट्टी है, या तो फिर बाकायदा पूरा फर्श ही टाइल्स लगा हुआ है। फिर उसके साथ साथ आज और भी परिवर्तन हुआ है, टेबल लग गए हैं, डेस्क लग गए हैं जो कलरफुल हैं, उनकी हाइट के अनुसार लगा हुआ है, और रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू सब प्रकार का कलरफुल है, ताकि उनको भी, और बोर्ड की भी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। ठीक है, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर से भी पढ़ाई हो रही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, छठा पॉइंट है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपया और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 480 रुपया का वार्षिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं, जो शिक्षा में बहुत कम कह सकते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाते हैं, पंजीयन करा पाते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है,
कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को 300 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है और 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को 480 रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाता है, ताकि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि ताकि उन अभिभावकों पे अतिरिक्त बोझ ना आए। ठीक है, तो ये शुल्क भी दिया जा रहा है। अनुदान के रूप में 5,000 रुपया वार्षिक व्यवस्था जो विद्यालय के रखरखाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब विद्यालय के रखरखाव सौंदर्यकरण के लिए भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार क्या करती है, अनुदान के रूप में देती है, जो कि विद्यालय में कह सकते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी का जो पोस्टर लगता है, ठीक है, क्लासरूम में, उसको भी मेंटेनेंस करना है। अगर दीमक उमक लग गए हैं तो वो सारी सामग्री लाई जाए, रंगाई पुताई भी कराई जाए ना। विद्यालय में कभी कभी बरसात में देखे होंगे कि उसमें काई लग जाता है, तो पेंट कराना। क्लासरूम में ही अच्छे अच्छे सुविचार या फिर रोगों बीमारियों से संबंधित तथ्यों को लिखना है ना यहाँ पे। या फिर मान लीजिए कि नया झंडा मंगाना है, आप फैन चल रहा है, फैन में अगर कुछ कंडेंसर या कुछ चीज़ें भी बिगड़ गई हैं तो उसको, बिजली में अगर बल्ब फ्यूज हो जा रहा है उसको मेंटेनेंस के लिए ना, या फिर कुछ शिक्षण सहायक सामग्री भी अगर नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 5,000 रुपये का वो चीज़ दिया जा रहा है, वार्षिक व्यवस्था जो विद्यालय के रखरखाव के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें हो सकता है टीचर्स का चेयर ही अगर टूट गया हो तो उसको भी मंगाया जाए, टाट पट्टी फट जाती है उसको मंगाया जाए, या कुछ बच्चों का बर्तन ही अगर टूट गया है तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कह सकते हैं विद्यालय के लिए अनुदान दिया जाता है कि उसकी रख रखाव। पुस्तक का भी अगर रख रखाव रखना है तो उसके लिए अलमारी की व्यवस्था की जाए, ऐसी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये अनुदान दिया जाता है। विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2,000 रुपया वार्षिक दिया जाता है, जिससे कि विद्यालय का डेवलपमेंट हो। ठीक है, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आप ला सकते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है, अल्प लागत में, कम लागत में ऐसे वस्तुएं आती हैं जिससे शिक्षण में कहीं ना कहीं प्रस्तुत करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, चित्र हो गया, तमाम सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मंगाई जाती हैं। और उसके साथ साथ जैसे कुछ ऐसे यहाँ बात कर रहा है विद्यालय के विकास के लिए ना, तो वृक्ष भी मंगा करके लगवाए जाते हैं, बच्चों से लगवाए जाते हैं, कुछ बच्चों से भी मंगवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ वार्षिक दे रहा है 2,000 रुपया सरकार, तो उसके लिए बच्चों की हम इसमें जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा कार्य जो विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए हो। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए साफ सफाई से रिलेटेड, ठीक, उनका बच्चों का कह सकते हैं जो शौचालय है उससे साफ सफाई, जिसमें आप इसको भी कह सकते हैं हार्पिक हो गया, या फिर बस ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, या फिर मुख्यतः यहाँ पर बात कर सकते हैं TLAM। तो ये था उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा, जो राज्य सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, अब उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है उसी में, राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर जोर देने की बात करता है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट रख रहा हूँ, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। इस पॉइंट को भी साफ कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत ही है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें पहला बात कहा गया है, बालक के जन्म के पहले तथा
जन्म के बाद विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, किसका उत्तरदायित्व है भाई? किसका कह रहा है? भारत सरकार का या राज्य सरकार का? राज्य सरकार का दायित्व है। ठीक है, या कह सकते हैं मुख्य दायित्व है। सिर्फ दायित्व नहीं बल्कि यहाँ पर बात करेंगे तो मुख्य दायित्व है। ठीक बात। अगर दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो बालक के या कह सकते हैं बालक जब तक अपने जीवन यापन, ठीक है, जीवन यापन करने योग्य या करने में जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो जाए उन्हें उनके माता पिता से अलग नहीं करना। ठीक है, अलग नहीं किया जाए। अगर तीसरी बात किया जाए प्यारे बच्चों, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जा रहा है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जो बालक है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी? समयबद्ध कार्यक्रम की योजना बनाएगी। समयबद्ध कार्यक्रम की योजना या फिर कह सकते हैं कार्यक्रम तैयार करना। योजना नहीं बल्कि कार्यक्रम तैयार कर लेना, तैयार करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है चौथा। बालक में पोषक तत्व जो होते हैं, जितनी मात्रा उनको चाहिए उतनी मात्रा उनको क्या करना? उपलब्ध कराना। क्योंकि भारत सरकार क्या करती है? बहुत सारे पोषक आहार प्रस्तुत करती है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तभी माँ के लिए पोषाहार कितनी होनी चाहिए, और मिलता भी है। ठीक है, राज्य सरकार ने स्कीम चलाया है जिसमें माँ के जब बच्चा गर्भ में होता है तभी माँ के लिए पोषाहार लगवाना, टीका लगवाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं की जाती है। और जब बच्चा बाहर आ जाता है तब भी उसके लिए कितनी पोषाहार होनी चाहिए वो राज्य सरकार उनको देता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि दूध हो गया और घी हो गया, फिर उसके बाद दूध घी हो गया, दलिया हो गया और दाल हो गया, तेल हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राज्य सरकार उनको आंगनवाड़ी पे या फिर ऐसे जो आशा होती हैं वो ला करके उनको प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, पहले इसको समझा देता हूं फिर उसके बाद मैं सारे पॉइंट लेता हूं। देखिए, बालक के जन्म के पहले तथा जन्म के बाद विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार का मुख्य दायित्व होता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद विकास की जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे उनका डेवलपमेंट हो सके, जो मैं अभी बात बता रहा था आप लोगों को कि जब बच्चा गर्भ में होगा तब भी उनका टीकाकरण देखभाल के लिए ये राज्य का उत्तरदायित्व होता है, और आशा समय समय पर आकर के महिलाओं का चेकअप करती हैं या चेक करती हैं, उनके साथ और भी अब देखिए होंगे मेडिकल स्टाफ रहता है जो कि कैंप लगाकर उसी गांव में विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पे कैंप लगा करके जांच करना, उनकी जो सेवाएं हैं वो देना। और उसके पश्चात जब जन्म के बाद भी विकास की पर्याप्त कहीं ना कहीं चीज़ें दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पल्स पोलियो, टीकाकरण या फिर भोज्य पदार्थ की भी व्यवस्थाएं, जो मैंने अभी आपको गिनाया कि दूध हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दी जाती हैं। जब तक जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो जाता है उन्हें उनके माता पिता से अलग नहीं किया जाए, क्योंकि जब तक अपने बच्चों पर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, माँ बाप में मान लीजिए माता पिता में तलाक हो रहा है, ठीक, तो माँ बाप तो अपन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य सुदृढ़ कैसे होगा, वो दोनों के पास नहीं रह पाता। इसलिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सक्षम न हो जाए तब तक उसको कोर्ट ये आदेश देती है, सरकार भी ये आदेश देती है कि उनको अलग नहीं किया जाए। ठीक है, उनसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक बात। और जब अलग भी होते हैं तो बच्चे की सहमति पूछी जाती है कि वो बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, माता के साथ रहना चाहता है कि पिता के साथ रहना चाहता है। उसका सबसे ज़्यादा देखभाल जिसके यहाँ होगा उसी को कहीं ना कहीं वो बच्चा दिया जाता है। बालक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा। ठीक है, क्योंकि हम किताबों में तो कह देते हैं ये 6 से 14 वर्ष की जो बात है आज से नहीं है, ये बहुत पहले से हम जो शिक्षा नीति देखते हैं या बहुत सारे आयोग आए उनमें सब में ये बात कही गई। ठीक है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 की भी निकली उसमें ये बात कही गई है ना। तो हर शिक्षा नीतियों में कहीं ना कहीं आप ये बात देखते हैं, लेकिन क्या उसको जमीनी या धरातल स्तर पे उतारा जाता है? आज भी विद्यालयों में निःशुल्क के नाम पे जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उनसे कुछ ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसका पहले आप सिर्फ किताबों में नहीं या सिर्फ कॉपियों में नहीं बल्कि उसको पूरा कार्यक्रम तैयार करके ज़मीनी स्तर पे उतारने की बात की जा रही है। ठीक है, अब उसके पश्चात जो हमने कहा पोषक तत्व की बात तो हो ही गया, उनको राज्य सरकार द्वारा वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसके पश्चात ऐसे बालक जो औपचारिक शिक्षा में कह सकते हैं लेने के लिए सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों के लिए क्या किया जाए, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। जैसे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कह सकते हैं कि विद्यालय में जाकर के शिक्षा नहीं ले पाते हैं, दूर है विद्यालय, तो उनके लिए क्या किया जाए। आप देखे होंगे कि समूह का निर्माण किया गया है या फिर कुछ ऐसे संस्थाओं का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है जहाँ पर कुछ अध्यापक या फिर कुछ गांव के ही सदस्य कुछ बच्चों को जुटा करके मंदिर में हो गया या फिर अपने ही घर पे ही बैठा करके उनको शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं। तो ये वैकल्पिक उपाय कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा राज्य सरकार ने ये भी नीति बनाई है, राष्ट्रीय शिक्षा बाल नीति में ये भी बताया गया है कि जो बच्चे नशा में लिप्त हो गए हैं ना, उनको क्या किया जाए, नशा मुक्ति का उपाय बताया जाए और वहाँ से उनको कम से कम जो सेवन है उनको सरकार बंद कराए और ऐसे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुहैया कराए। ठीक है, शिक्षा दीक्षा से संबंधित। और उसके अलावा अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया जाए तो उसमें बात किया गया है कि जो बालक कम उम्र में ही किसी कारखाने या फिर बहुत ही खतरनाक स्थानों पे रोजगार कर रहे हैं तो ये अपराध है। जो संस्था या फैक्ट्री कह सकते हैं
ऐसे बच्चों को अगर रखी हुई है जो 14 वर्ष के कम उम्र के हैं तो उनको भी जेल हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उन बच्चों को क्या किया जाता है, ऐसे खतरनाक स्थानों पर नहीं भेजने की बात की जाती है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत बच्चों को खेलकूद या खेलकूद से संबंधित तमाम सामग्रियों का, मनोरंजन का निर्माण भी किया गया है, जिसमें वो तमाम सामग्री दी जाती है जिससे उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। ठीक है, क्योंकि खेल बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है कि बच्चे का कहीं ना कहीं जो थकान है वो दूर होता है, तो खेलने के लिए भी सारी सुख सुविधाएं देने की बात की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए भी इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक कह सकते हैं कि राज्य स्तर द्वारा जो ये राष्ट्रीय बाल नीति की योजना बनाई गई है, इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं प्रतिस्थापना या फिर स्थानांतरण कह सकते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर उनके अभिभावक जाते हैं और उनकी शिक्षा बीच में ही बाधा या बाधित होती है, तो जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ पर जब प्राथमिक विद्यालय में वो नामांकन कराएंगे तो कोई भी उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक या अध्यापक उनका नाम लिखने से मना नहीं कर सकता है, ताकि उनकी पढ़ाई नुकसान ना हो, इसलिए ये भी सुविधा उनको प्रदान की गई है। बीच में मान लीजिए किसी कारणवश से शुरुआत का वो उसका शिक्षा जो है नहीं ले पाया है, तो वो अपनी आयु के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जिस क्लास में अगर नाम लिखाना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि शुरू में वो नहीं पढ़ा, तीसरी या चौथी कक्षा में नाम लिखाना चाहता है, जो कि वो उतना सक्षम है, पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, उसका आप टेस्ट ले लीजिए, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आप उसको विद्यालय में नाम लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं दूसरे विद्यालय में मान लीजिए आज यहाँ पर पढ़ रहा था, कल दूसरे जिला में जाकर के वो अगर पढ़ रहा है क्योंकि उसके माता पिता वहाँ चले गए, तो वहाँ पर उसका नाम लिखने से कोई मना नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रीय बाल नीति में ये बात कही गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बालकों से संबंधित बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आया होगा, और जहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ एक दो बातें मैं और बता दे रहा हूँ, जो मुख्य बिंदु है इसका, मुख्य बिंदु। ठीक है, बाल अधिकार संबंधी जो मुख्य बिंदु की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह सबसे मुख्य बिंदु समझ में आता है बालकों का। ठीक है, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर देखा जाए, थोड़ा पानी पी लिया जाए भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाल शिक्षा नीति ये भी कहता है कि माता पिता या फिर जिनके यहाँ वो बालक रह रहा है, संरक्षण में है, अगर उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है बच्चे पर, तब राज्य सरकार क्या करेगी या सरकार क्या करेगी, उसको स्वयं संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है। और भी अगर मुख्य बिंदुओं की बात किया जाए, बाल अधिकार संबंधी अगर मुख्य बातों की बात किया जाए, तो उसमें माता पिता के इच्छा के विरुद्ध बालकों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें तो बच्चों को नशीले पदार्थ के सेवन से क्या करना है, उनको दूर रखना है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता चल रहा हूँ, क्या करना है, नशीले पदार्थ जितने भी हैं उनसे बच्चों को क्या करना है, दूर रखना है। क्योंकि आज समय में देख रहे हैं कि बच्चों में खास करके नशीले पदार्थ के प्रति ज़्यादातर आकर्षण होता है। कभी कभी तो बच्चे देखते हैं, शुरुआत जब करते हैं तो देखी देखा फैशन में एक दूसरे से, जब एक दोस्त कर लेता है ना, तो दूसरा कहता है कि भाई अब तो अकेले खर्चा हो रहा है, कोई ऐसा दोस्त रहे जिसमें हम शेयर कर लें ना, तो वो दूसरे को भी कहता है इससे कुछ नहीं होगा यार, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है ना, बियर पीने से कुछ नहीं होता है। तो उसको ऐसा दो लोग मिल करके ऐसा तीसरे को भरते हैं कि उसको भी कर देते हैं। तो आज एक छोटी उम्र में ही लोग क्या कर रहे हैं, नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे तो जिसपे
जो सेवन करते हैं ना, सिगरेट पे ही लिखा रहता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, सब चित्र भी बना रहता है। लेकिन ऐसी अवस्था होती है जिसमें कहीं ना कहीं वो शौकियावश ग्रहण करते हैं और जिससे तमाम प्रकार की बीमारियों को अपनाते हैं ना। अपनाने का सेंस यहाँ है, लग जाती है उनको ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो अगर इनसे समय पे रोक दिया जाए तो शायद इससे बचेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखे होंगे कि जो गोद लेने की मान्यता है, मान्यता में आप बच्चे के देखे होंगे ना कि गोद तो ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों के हित को ध्यान में रखना जरूरी है। ये भी बाल अधिकार बताता है कि गोद उसी को दें या फिर देते समय ये ध्यान रखें कि क्या बालक को समय समय पर चेक भी, जो गोद देता है ना वो भी चेक करे समय समय पर कि क्या जिसको बच्चे ले गए, बच्चों को ले गए तो क्या उसको सही ढंग से शिक्षा दीक्षा खान पान सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं ना। तो इसको भी बच्चों को हित का ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। अब संरक्षण में जो भी शरणार्थी बालक आते हैं उनको भी क्या किया जाए, सही ढंग से संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक। आप देखे होंगे कि आजकल लैंगिक विभेदता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आज भी अगर कहें शिक्षा का स्तर हम कितना भी ऊंचा कर लें ना, लेकिन ये विभेद देखने को नहीं मिलता है। बड़े मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी ये आज कहीं ना कहीं विभेद देखने को मिलता है। और ये सिर्फ उसका एक चीज़ होता है जो हमारी मेंटलिटी होती है ना, कि अगर लड़का होता तो हमारे वंश को आगे बढ़ाता, लड़की है तो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसी सोच आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं व्यापक रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पुत्र मोह में आप बहुत सारे लड़कियों का गर्भ में ही गर्भपात करा दिया जाता है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिलता है। तो भाई सरकार इसको कहती है कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, या ये धारणा कहीं ना कहीं अपने अंदर हर एक व्यक्ति को होना चाहिए कि आज के समाज में लड़के लड़कियों में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर पा रही हैं भाई, हर एक काम तो लड़कियां कर रही हैं। हवाई जहाज़ से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, मोटर कार साइकिल बस से लेकर के हर एक चीज़ तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्रों में तो है। आज आप देख रहे होंगे अगर चंद्रयान पे हम लोग पहुँचे, जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उसमें आप देखे होंगे कितने साइंटिस्ट, अधिकतर आप देखे होंगे कि महिलाएं दिख रही थी, बालिकाएं दिख रही थी। तो ये कहीं ना कहीं जो सोच है, इस सोच को बदलना होगा। ठीक है। और जो बालक है उसको अधिकार कहीं ना कहीं देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। तो लैंगिक जो शोषण हो रहा है उससे बचना चाहिए, जो गर्भ में ही गर्भपात हो रहा है उसको भी रोकना चाहिए। बालकों के अपहरण से संबंधित भी कहीं ना कहीं राष्ट्र स्तर पर सरकार को कानून बनाना चाहिए, जिसमें आप देखे होंगे कि बच्चों की खरीदी हो रही है, क्रय विक्रय हो रहा है, व्यापार हो रहा है कि नहीं। तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए। और आप आज देखते हैं तो यहाँ से विदेशों से लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे बेच दिया जा रहा है कि नहीं, या फिर दूसरे जगह बेच दिया जा रहा है, उनके बहुत सारे अंगों को बेच दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जाती है। इसको भी सरकार को क्या चाहिए, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बात की जा रही है, कानून बनाना चाहिए कानून। ठीक है। युद्ध में जैसे आप देखेंगे कि युद्ध की परिस्थिति बनती है तो 15 वर्ष के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर इस वर्ष का है तो उसको सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए। युद्ध की जब परिस्थिति बनती है तब भी उसमें उसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा आयु का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था बाल अधिकार संबंधित कुछ मुख्यतः बिंदु जो मैंने आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों रखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, और कह सकते हैं उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 29 है उसको भी हम लोग लेंगे। और उसके साथ साथ जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो स्वतंत्रता के पूर्व जो संक्षिप्त जानकारियां हैं उसको हम लोग दूसरे क्लास में बताएंगे आप लोगों को कि स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति रही है शिक्षा की, और स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही है शिक्षा स्तर का, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है, धन्यवाद।